हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ में आपको बताऊं 100% फ्री एजुकेशन। तो इसके अंदर आपको एनटीएससी का एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम भी कवर करवाया जा रहा है। तो एकदम ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि 100% फ्री एजुकेशन का मतलब कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश रखी गई होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बेस्ट कंटेंट और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको यहां पे दिया जाता है। तो चलिए 6th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर 6 है, इसका पार्ट 3 कवर हो रहा है इस वीडियो में। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच किया होगा। पार्ट 1 में आप लोगों ने कंप्लीट एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स अच्छे तरीके से देखे। पार्ट 2 में आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपने वहां पे वॉच किया। और यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में कि भाई यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे एक एक स्टेप लिखनी है, क्या स्टेप होनी चाहिए, टीचर कहां मार्क्स काटती हैं और कहां नहीं, ये कंप्लीट आप इस वीडियो में वॉच करिए। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ और पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। तो इस वीडियो का जो पहला सवाल है वो है सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों के सामने। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बजिंदर रन्स 10 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर ट्रैक। अब बजिंदर कौन है? तो बजिंदर एक कैरेक्टर का नाम है यहाँ पे, मतलब एक पर्सन है जो कि सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहा है, और जिस ट्रैक पे वो दौड़ रहा है वो ट्रैक जो है वो स्क्वायर ट्रैक है। अब ट्रैक मतलब तो ग्राउंड में जब आप लोग दौड़ते हैं, जो प्रॉपर एक रनिंग ग्राउंड होता है, वहां पे एक आउटर बाउंड्री में एक ट्रैक बना होता है। मतलब अगर ये स्क्वायर ट्रैक बोल रहा है तो स्क्वायर ट्रैक का मतलब है यहां पर कि यहां पे एक प्रॉपर तरीके से बाउंड्री का फॉर्मेशन है जिसके अंदर वो ट्रैक में दौड़ रहा है। तो ये एक स्क्वायर ट्रैक है एंड कवर्स 4 किलोमीटर, और इसमें वो 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितनी बार दौड़ा, मतलब उसने कितने राउंड लिए, तो ये क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हुआ है 10 टाइम्स। ठीक है, तो उसने एक राउंड नहीं मारा है, उसने टोटल 10 राउंड लिए हैं। तो वो 10 राउंड को हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे, और इस 10 राउंड्स में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 4 किलोमीटर है। अब आप ये बताइए कि इस ट्रैक की लेंथ कितनी है। अब ट्रैक की लेंथ कितनी है, इसका मतलब आपसे यहां पे पेरीमीटर की बात हो रही है। मतलब यहां से अगर मैं चालू करता हूं तो ये एक लेंथ, फिर दूसरी लेंथ ये, फिर तीसरी लेंथ ये, और चौथी लेंथ ये। तो इस तरीके से अगर मैं ब्लू लाइन से दिखाऊं तो यहां पे कुल मिला के मुझे ट्रैक की पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर मतलब मुझे 1 राउंड कैलकुलेट करना है। इस चीज को समझना, क्योंकि 1 राउंड में वो ग्राउंड का एक राउंड जो ले रहा है, इसका मतलब ग्राउंड का पेरीमीटर कवर कर रहा है, क्योंकि वो बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो इसका मतलब वो पेरीमीटर को कवर कर रहा है। तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? तो एक राउंड क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, उसने टोटल 10 राउंड्स लिए हैं और वो 10 राउंड्स में 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि यहां पर क्लियरली मुझे फिगर बोला है और फिगर जो है वो स्क्वायर ट्रैक है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करूंगा। तो ये आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, अब जब भी मैं स्क्वायर बोलता हूं तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड इक्वल है। इसका मतलब अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये अगर x मीटर है या किलोमीटर है या जो भी इन्होंने यूनिट किलोमीटर दिया है, मैं बोल देता हूं कि अभी यूनिट के सिवा अगर हम बात करें तो ये अगर x है, ये डिस्टेंस अगर x है, तो इसका मतलब ये जो तीनों बाकी की साइड हैं ये भी x और x होंगी। तो ये चीज तो पहले हमें क्लियर हो गया कि स्क्वायर में क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम बोल देते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ट्रैक बी x
किलोमीटर, हम इसको x किलोमीटर में ले लेते हैं, ठीक है, हम x किलोमीटर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। अब देखो वो एक राउंड जब मारता है तो सिंस हमें जैसा कि कंडीशन में गिवन है, तो सिंस बजिंदर कवर्स या बजिंदर रन्स 10 times to cover distance of 4 किलोमीटर, ऐसा कंडीशन हमें बोला है, ठीक है। तो बजिंदर रन्स 10 times अराउंड अ स्क्वायर ट्रैक एंड कवर्स 4 किलोमीटर, क्योंकि वो 10 times रन कर रहा है और वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 4 किलोमीटर के बराबर है। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वन राउंड is equals to perimeter of स्क्वायर ट्रैक, ठीक है। तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद वो ले रहा है 10 राउंड, तो इसका मतलब 10 राउंड का मतलब क्या होगा, तो 10 राउंड का मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा किसके साथ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के साथ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि आपको दिया है कि 10 राउंड बराबर है 4 किलोमीटर डिस्टेंस के, तो मतलब यहां पे 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स ऑफ साइड, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और इससे मुझे क्या पता चलेगा, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि स्क्वायर ट्रैक की एक साइड कितनी है, 4 इंटू साइड हमने x लिया है, तो यहाँ पे फाइनली हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 4 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड विथ 4x। क्लियर है ये चीज। अब मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं और यहाँ पे आपको चीजें समझाता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। तो 4 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4x, दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 40x, तो 4 इज इक्वल्स टू 40x और x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4/40, और 4/40 का मतलब ये है कि ये जो 4/40 आया है ये इक्वल होगा 1/10 के। तो x क्या है, ये 1/10 किलोमीटर के बराबर होगा। अब आप बात को समझिएगा कि 1/10 किलोमीटर, ठीक है, तो x की वैल्यू 1/10 किलोमीटर आई है, दैट मीन्स स्क्वायर की जो एक साइड आई है ये 1/10 किलोमीटर के बराबर आई है, ठीक है। अब मुझे बताना क्या था, मुझे ये बताना है कि लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है, मतलब ये जो एक राउंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्योंकि ये कैलकुलेट करना है तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं कि सिंस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 किलोमीटर, therefore length of track is equals to perimeter of square, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई होगा एक साइड से, और एक साइड है 1/10, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/10 आ जाएगा यहाँ पर, और ये किलोमीटर में आएगा। तो पेरीमीटर जो हमारा निकला है वो किलोमीटर में निकल रहा है, हम इसको मीटर में भी जवाब देंगे। देखना ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 4, ठीक है, और 2 5 टाइम्स 10, तो 2/5 किलोमीटर आया। ये चीज क्लियर है कि भाई 4/10 का मतलब है 2/5 किलोमीटर। ये आपकी आ गई है लेंथ ऑफ ट्रैक इन किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ ट्रैक इन किलोमीटर। नाउ टू कन्वर्ट इन मीटर्स, अगर मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, जो कि सवाल में नहीं बोला गया है, मैं तब भी यहां पे सिखा रहा हूं, और हो सकता है आपकी बुक में पीछे जो आंसर है वो मीटर्स में दिया हो, क्योंकि 2/5 किलोमीटर, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करोगे तो वो किलोमीटर में, फिर उसको मीटर में हो सकता है कन्वर्ट करके जवाब दिया हो। आप देखिएगा कि अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और क्योंकि 1/1000
किलोमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज समझना, 1 मीटर क्योंकि 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है, इस कारण 2/5 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पे वैसे जरूरत ही नहीं है इस चीज की, हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि 1 किलोमीटर का 1000 मीटर के बराबर है, तो 2/5 किलोमीटर को क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 इंटू 1000 कर देंगे, और इस 5 से ये 1000 कट जाएगा, तो ये आएगा 5, 2 टाइम्स इज 10 और 2 0, और ये आपका कन्वर्ट होगा मीटर में, तो 2 इंटू 200 विल गिव यू 400 मीटर। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ द ट्रैक आ रही है, लेंथ ऑफ ट्रैक हमारा मीटर में आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 200 मीटर, मतलब 400 मीटर। ये चीज क्लियर है, तो लेंथ ऑफ द ट्रैक हमारा आ गया 400 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। ये मीटर में जवाब है, ये किलोमीटर में जवाब है। ठीक है, और कोशिश यही करिएगा कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दें, मतलब एक छोटी वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में ना देते हुए अगर राउंड फॉर्म में हम दे सकते हैं तो हम आंसर ऐसे देकर आए। क्लियर है, तो यहां पे 400 मीटर एक पूरे ट्रैक का जो लेंथ आया है, मतलब पेरीमीटर आया है। ठीक है, तो 1 राउंड में वो 400 मीटर कवर कर रहा है, 10 राउंड करेगा तो इसका मतलब वो 4000 मीटर को कवर करेगा, और 4000 मीटर बराबर होता है 4 किलोमीटर के। तो ये था आपका सवाल। कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड क्लियर, इधर से भी हम बोर्ड कर देते हैं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 31 कैसे सॉल्व करना था ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो बोल रहा है वो कह रहा है द लॉन इन फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस इज 12 मीटर बाय 8 मीटर। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको हम बाय बोल रहे हैं, वर्ड बाय, BY यूज कर रहे हैं, तो इसको जो बोलने का तरीका है वो है 12 मीटर बाय 8 मीटर। हो सकता है आपको स्कूल एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में वो मल्टीप्लाई का साइन ना लगाते हुए ये स्टेटमेंट लिख दे 12 मीटर बाय 8 मीटर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखना, द लॉन इन द फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस इज 12 मीटर बाय 8 मीटर, वेयर एज द लॉन इन फ्रंट ऑफ डॉलीज हाउस। तो यहां पे 2 कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक का नाम है मॉली और एक का नाम है डॉली। चलिए, तो डॉली के सामने जो लॉन है, डॉली के घर के सामने जो लॉन है वो 15 मीटर बाय 5 मीटर का है। अब बैम्बू फेंसिंग इज बिल्ट अराउंड बोथ द लॉन्स, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। अब हमने किसी को काम दिया, हमने कहा कि इन दोनों घरों में आपको फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग का मतलब आउटर बाउंड्री बनानी है। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री फेंस लगाना है, तो इसको बनाने के लिए टोटल कितनी फेंसिंग लगेगी। ठीक है, एक के घर के सामने जो लॉन दिया है वो आपको दिया है 12 मीटर बाय 8 मीटर का। तो यहां पे एक काम करते हैं, ये आपका रहा 12 मीटर और ये रहा आपका 8 मीटर, और ये हाउस है किसका, ये मॉली का हाउस है, मॉलीज हाउस। ठीक है, इसी के साथ ब्लू पेन के साथ मैं यहाँ पे डॉलीज हाउस दिखा देता हूँ। तो डॉली का जो हाउस दिया है वो आपको दिया है 15 मीटर बाय 5 मीटर, तो ये 15 मीटर है और ये 5 मीटर है मान लो। ठीक है, और ये घर है हमारा डॉलीज का। चलिए, अगर दोनों में फेंसिंग लगानी है तो दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ दिस लॉन इज एडेड विथ पेरीमीटर ऑफ दिस लॉन, जो हमें टोटल पेरीमीटर देगा। तो फेंसिंग लगानी है, इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो इसका मतलब मैं यहां पे एक काम करता हूं, यहां पे मैं बोल देता हूं कि गिवन, सबसे पहले हम गिवन लेके चलते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, तो हमें दिया हुआ है मॉलीज लॉन इन फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस बोला है, स्टेटमेंट बोला है लॉन इन फ्रंट ऑफ मॉलीज हाउस is equals to 12 मीटर बाय 8 मीटर, ये हमें बोला है इन्होंने। चलिए, और ऐसे ही इन्होंने बोला है लॉन इन फ्रंट ऑफ डॉलीज हाउस इज इक्वल्स टू 15 मीटर बाय 5 मीटर। ठीक है, अब बैम्बू फेंसिंग इज built
अराउंड बोथ द लॉन्स। तो मुझे फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड टोटल हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं पेरीमीटर इन विच फेंसिंग इज टू बी डन इन बोथ हाउसेस, दोनों घरों को मिला के। हो सकता है दोनों घर क्योंकि एक जैसी फेंसिंग लगवा रहे होंगे, तो काम किसी एक बंदे को दिया होगा, वो जब मार्केट से मटेरियल खरीदेगा तो वो एक साथ दोनों घरों का खरीद के काम करेगा। तो इस कारण इन्होंने इस तरह का सवाल दिया होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो टोटल लेंथ पेरीमीटर इन विच फेंसिंग इज टू बी डन इन बोथ हाउसेस, तो इस केस में हम कहेंगे पेरीमीटर, therefore perimeter of Molly's lawn added with perimeter of Dolly's lawn, डॉली के घर के सामने जो लॉन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिएगा मॉलीज हाउस का पेरीमीटर कितना है, तो मॉलीज का जो घर का लॉन है उस लॉन का पेरीमीटर क्या होगा, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ मॉलीज लॉन। अब देखो इससे क्या समझ आ रहा है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो आप देखेंगे जो लेंथ दी है वो 12 मीटर है और जो ब्रेथ दी है वो 8 मीटर है। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल साइज है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो इसकी सारी साइड सेम होती। यहाँ पे 12 मीटर बाय 8 मीटर जो है ये एक रेक्टेंगल दिया है। और पेरीमीटर ऑफ मॉलीज लॉन, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगाएंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इस फॉर्मूले का जब मैं यूज करूंगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 12 प्लस 8, और 12 प्लस 8 होता है 20। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 40 मीटर। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ मॉलीज लॉन इज 40 मीटर। ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ऐसे ही हम पेरीमीटर ऑफ डॉलीज लॉन निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ डॉलीज लॉन, जो डॉली के घर के बाहर लॉन है उसका पेरीमीटर अगर मैं देखूंगा तो वो भी अगेन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा, और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ और ब्रेथ इस घर की दी है 15 और 5, तो 15 प्लस 5, तो 15 प्लस 5, और ये हमारी वैल्यू आएगी 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अगेन आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 40 मीटर की ही लेंथ मॉली के घर की है, 40 मीटर ही लेंथ जो है पेरीमीटर है लॉन का वो डॉलीज के घर के सामने है। तो टोटल लेंथ इस घर में भी 40 मीटर है, उस घर में भी 40 मीटर है। अगर मैं देखूं कि टोटल फेंसिंग रिक्वायर्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो अभी मैंने पीछे बताया कि 40 से 40 ऐड कर दो, यहां पे हमारा जवाब आएगा 80 मीटर। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है कैसे जवाब देना है? तो क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था तो स्टेटमेंट फॉर्म में हमें आंसर देना है। यहां पर आ जाएगा टोटल फेंसिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 80 मीटर, और ये हमारा जवाब है जिसको आप एक बॉक्स में डाल के आएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आपके सामने सॉल्व हो गया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहाँ पे आ जाते हैं सवाल पे, यहाँ पे भी कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब देखो यहां पे एक तो बात हो रही है पेरीमीटर की, और पेरीमीटर का मतलब हमें समझ आता है, पेरी का मतलब स्ट्रेट लाइन, मीटर्स का मतलब लेंथ। तो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। रेगुलर वर्ड का मतलब है ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना है, उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो रेगुलर वर्ड का मतलब समझ आ गया।
पेंटागन का मतलब है यहां पर, पेंटा वर्ड का मतलब है यहां पर 5, ठीक है, और गन का मतलब एक क्लोज्ड फिगर, तो 5 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर पेंटागन कहलाता है। उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो हाउ लॉन्ग इज इट ईच साइड, आप बताइए इस घर मतलब ये जो भी फिगर दिया है इसकी हर साइड कितनी बराबर होगी, मतलब क्या मेजरमेंट होगा। तो आप देखिएगा 5 साइड का फिगर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये देखो ये 3 साइड हो गई और 2 साइड और बनानी है, तो इस तरीके से बना देते हैं, ये एक पेंटागन है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। लेकिन ये जो पेंटागन है क्योंकि इसकी हर साइड इक्वल है, तो यहां पे ये थोड़ा बहुत आपको इक्वल दिखेगा। मैं बोल देता हूं कि इस फिगर में नामकरण पहले करना जरूरी है, ए बी सी डी एंड ई, ऐसा हम बोल देते हैं। या एक काम करो, डी यहां बोल दीजिए और ई यहां बोल दीजिए, तो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग होना जरूरी होती है। तो देखेंगे आप कि 5 साइड है, ठीक है, और ये पेंटागन है। अब इस पेंटागन में ये रेगुलर पेंटागन है, इस कारण ए बी का जो डायमेंशन है यहां से लेके यहां तक का, ये एक्स हम मान लेते हैं और यूनिट हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर। ऐसे सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस जो है ये भी x सेंटीमीटर होगा, रेगुलर पेंटागन है। और यहाँ पे भी हम ऐसा बोल देते हैं कि ये जो आपकी साइड है ये x सेंटीमीटर है, DC ये भी x सेंटीमीटर होगा और EA भी x सेंटीमीटर होगा। जब इस केस में मैं देखूंगा कि मुझे क्या गिवन है, तो मुझे एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, रेगुलर पेंटागन। और इस रेगुलर पेंटागन का क्योंकि मैंने नामकरण कर दिया है तो वो भी आप लिख दीजिएगा, ए बी सी डी ई, ये एक रेगुलर पेंटागन है, ये हमें गिवन है। पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन ऑफ रेगुलर पेंटागन, वर्ड रेगुलर जो यूज करना, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन हमें गिवन है और ये हमें गिवन है 1540 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, तो हमें पता क्या करना है, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड, तो मेजरमेंट ऑफ ईच साइड। तो इस केस में मैं बोल रहा हूं लेट ईच साइड बी x सेंटीमीटर, हम ऐसा बोल देते हैं कि हर एक साइड जो है वो x सेंटीमीटर है। अब कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, सर आपने x के बाद x को ब्रैकेट के अंदर लिखा और सेंटीमीटर बाहर लिखा, ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि x जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, ठीक है, और उसके साथ जो सेंटीमीटर है वो यूनिट में है। तो इस चीज को अलग से टीचर को दिखाने के लिए कि हमने एक वैल्यू के साथ, एक नंबर के साथ कोई यूनिट लिखा है, तो हम x सेंटीमीटर लिखने का तरीका ये होता है कि x को ब्रैकेट के अंदर डाल दो। क्लियर है? अब यहां पर देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, यही होगा। और यहां पे हम बोलेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5x के बराबर, ठीक है। और पेरीमीटर हमें ऑलरेडी क्योंकि गिवन था, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ये हमें दिया है 1540, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1540 इज इक्वल्स टू 5x। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। यहां पे देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1540, 5 मल्टीप्लीकेशन में, ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1540 डिवाइडेड बाय 5, और x की वैल्यू यहां पे बनेगी 5 3 टाइम्स 15, ठीक है, 0। क्यों सर 0 क्यों किया? तो ज्यादातर बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो 1540 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 3 टाइम्स क्योंकि 15 होता है, तो ये तो माइनस होके 0 आ गया और यहां से सिर्फ एक ही डिजिट नीचे आती है, 5 की टेबल में 4 नहीं आता, इस कारण मैं यहां 0 लगाऊंगा, ये 0 यहां लगेगा और ये 4 उतर के नीचे आ जाएगा और ये वाला 0 फिर उतर आएगा।
तो 40 उतरेगा, और 5 8 टाइम्स होता है 40, तो यहां पर 308 सेंटीमीटर हर एक साइड हमारी निकल के आ जाएगी। तो देयरफॉर ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर। खत्म बात, और कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन यहां पे देख लिए सॉल्व होते हुए। बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर, इधर से भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34th क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर। किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। वन ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर। उसकी कोई एक साइड है जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर है। Write all the sides of the possible isosceles triangles with this measurement। अब ये ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा कोई ट्रायंगल है, अभी ट्रायंगल का नाम नहीं बताया क्वेश्चन की शुरुआत में, तो ट्रायंगल है जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है। अब जब पेरीमीटर गिवन है और मैं बोल देता हूं ये है ट्रायंगल मेरा ए बी सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। तो इन तीनों साइड का सम पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमें गिवन है। अगर कोई एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो राइट ऑल द साइड्स ऑफ द पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चन के फुल स्टॉप के बाद, इस स्टेटमेंट के फुल स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमें उन्होंने बोला है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, तो आप बताइए बाकी 2 साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा विथ दिस मेजरमेंट। अब पॉसिबल, अब देखो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि एक साइड 8 सेंटीमीटर की हो, बाकी 2 जो साइड है वो हमें इक्वल दी हो। मान लो, ऐसा मान लो कि 2 साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्योंकि इक्वल होती हैं, एक साइड क्योंकि मुझे नोन है वो है 8 सेंटीमीटर, तो हम एक काम करते हैं, इन 2 साइड को अगर इक्वल ले लें और बीसी को 8 सेंटीमीटर ले लें। एक केस तो ये बन सकता है, और एक और केस बन सकता है। वो केस क्या बन सकता है? वो केस ये बन सकता है कि अगर ट्रायंगल का नाम है PQR, तो इस केस में अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है तो हो सकता है ये साइड भी 8 सेंटीमीटर की हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। और तीसरी साइड हमें पता करनी है, तो इसको हम x सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। इस केस में हम इसको y सेंटीमीटर ले लें, तो ये y सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 केस यहां पे बन सकते हैं। मैंने कौन से 2 केस समझाए? पहला केस ये कि जो एक साइड दी है उसको कोई एक साइड मानते हुए बाकी 2 साइड को इक्वल मान लो, या ऐसा केस बन सकता है कि जो 8 सेंटीमीटर दिया है यही दूसरी साइड भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो 2 साइड 8 सेंटीमीटर की हो सकती हैं, एक साइड जो है वो हमें हो सकता है पता करनी हो। तो ये दोनों केस हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। चलो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, दोनों केसेस को हम समझेंगे ब्लू पेन एंड रेड पेन की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं और ये 2 ड्राइंग के बेस पे हम यहाँ पे चालू करते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि पेरीमीटर इज गिवन टू यू। तो पेरीमीटर of triangle is 28 सेंटीमीटर। फिर let BC be 8 सेंटीमीटर and other 2 sides be y सेंटीमीटर and y सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बिकॉज यहां गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए इसके बाद अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का सिंबल है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू,
हम बोल देंगे 8 प्लस वाई प्लस वाई, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 प्लस 2y। अब 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है 28, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और ये 8 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 20, और y की वैल्यू आ जाएगी 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में, फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस जो है ये हो सकता है कि बाकी दो साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो ये 3 साइड पहले केस के लिए बन सकती हैं। दूसरा हम रेड पेन से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि गिवन सब कुछ सेम है, ठीक है। हम इस केस में बस इतना बोलेंगे, लेट PQ is equals to PR which is equals to 8 centimeter and QR is equals to X centimeter, अगर हम ये केस कंसिडर करें जो कि सेकंड केस है, ठीक है। तो इस केस में जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 प्लस एक्स हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस एक्स, तो 8 और 8 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 16 प्लस एक्स, और 16 प्लस एक्स की वैल्यू इक्वल टू 28 आएगी, तो देयरफॉर 28 इज इक्वल्स टू 16x। और इस केस में जो x निकल के आएगा वो निकल के आएगा 28/16। क्लियर है? अब देखिएगा 16 2 टाइम्स, तो 16 2 टाइम्स होता है आपका कितना, तो 2 6 टाइम्स होता है 12 का 2 कैरी 1 26, तो x इज इक्वल्स टू 28/16। अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो 2 14 टाइम्स होता है 28, एंड 2 8 टाइम्स होता है 16, फिर 2 4 टाइम्स होता है 8, और 2 7 टाइम्स होता है 14। तो कोई भी साइड ट्राइंगल की, ठीक है, वो 7/4, इस केस में x की वैल्यू आ रही है 7/4, तो इस केस में हम कहेंगे कि x जो है वो है 4 1 टाइम्स 4, ठीक है, पॉइंट, तो 7 में से 4 गए बचे 3, 34, 6 टाइम्स 4 7 टाइम्स 28, और 4 5 टाइम्स इज 20, तो x इज इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर, ये आपकी x की वैल्यू आएगी। अगर दो साइड 8-8 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1.75 सेंटीमीटर आ सकती है। तो यहाँ पर एक तो आपने y कैलकुलेट किया, एक आंसर ये भी हो सकता है और एक आंसर ये भी हो सकता है। अब ऑल द पॉसिबल साइड्स बोली हैं, तो पॉसिबल साइड्स देखो, इस वाले केस में हमारी साइड्स हो सकती हैं 10,10, अगर मैं ऐसे लिखूं 10 सेंटीमीटर हो सकता है, दूसरी साइड भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, और तीसरी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में, तो इस केस में दो साइड जो हैं वो हमारी 8 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ऑल द पॉसिबल, ठीक है, वो सारे हमने पॉसिबल तरीके बता दिए, ये हो सकता है। तो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड्स इज 8 सेंटीमीटर, राइट ऑल द साइड्स ऑफ द पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। ये दो आंसर हो सकते हैं और कोई जवाब यहाँ पे नहीं बनता हुआ मुझे दिख रहा। तो आपको कुल मिला के केस 1 और केस 2 को यहाँ पे सॉल्व करना था। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करना है इसको आप कॉपी कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज 20 सेंटीमीटर। एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम एक मेटल यहाँ पे नाम दिया है, और उसकी स्ट्रिप मतलब एक सीधी सी स्ट्रिप है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर दी है। If the length in centimeter are measured in natural numbers, write the measurement of all the possible rectangular frames which can be made out of it. For example, a rectangular frame with 14 centimeter length, 15 centimeter length and 5 centimeter breadth can be made from this strip. अब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है the length of an aluminium strip. एक aluminium strip है और इसकी जो length है
ठीक है, लेंथ हमें दी है 40 सेंटीमीटर की। तो इफ द लेंथ इन सेंटीमीटर आर मेजर्ड इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, राइट द मेजरमेंट ऑफ ऑल द पॉसिबल रेक्टेंगुलर फ्रेम्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अच्छा, इससे कितने फ्रेम्स और बन सकते हैं? 40 सेंटीमीटर की लंबी फ्रेम है, ठीक है, मतलब एक लंबी सी स्ट्रिप है जो कि 40 सेंटीमीटर की है और इससे मुझे फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट लगाता हूं, मान लो इन्होंने बोला कि इसमें से आप 15-15 सेंटीमीटर के दो टुकड़े निकाल लो। एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि 15 सेंटीमीटर के दो टुकड़े निकाल लो और बाकी बचा जो है 10 सेंटीमीटर, उससे आप एक काम करो, दो टुकड़े और निकालो। तो 10 सेंटीमीटर में से अगर मैं 5 सेंटीमीटर निकालूंगा तो मैं एक इस तरह की स्ट्रिप फॉर्मेशन कर सकता हूं, जहां पर ये कहना चाह रहा है, अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये कहना चाह रहा है कि 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप है ये एक बेसिकली सीधी लाइन है, मैं ऐसा बोल दूं कि ये एक सीधी पट्टी दी है जो कि लंबाई 40 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक फ्रेम तैयार हो सकता है। आप लोगों ने फैब्रिकेशन वाले देखे होंगे, जो लोहे लंगर वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक लंबी सी रॉड होती है, उससे अगर कोई गेट बनाना है या कोई फ्रेम बनाना है या कोई चीज उसको शेप देना है तो वो उसको बैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि मैंने 15 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, 15 सेंटीमीटर का एक कट लगाया और बाकी जो 10 सेंटीमीटर बचा था उसमें से मैंने 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े और ले लिए। तो यहां पर ये 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े मैंने और ले लिए और इसकी हेल्प से मैंने ये फ्रेम बनाया। तो ये यहां पे पूछना चाह रहा है कि और क्या क्या बन सकता है, और कितने फ्रेम बन सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया था, आप और एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है ये समझना। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर हम लिख देंगे यहां पर गिवन total length of aluminium strip is equals to, ये हमें टोटल लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमें क्या पता करना है, तो टू फाइंड पॉसिबल फ्रेम आउट ऑफ टोटल लेंथ। आप क्या कोई स्क्वायर बना सकते हो, आप कोई रेक्टेंगल बना सकते हो। तो यहां पे फ्रेम बनाना है, फ्रेम का कोई शेप नहीं दिया, राइट द मेजरमेंट ऑफ ऑल द पॉसिबल रेक्टेंगुलर फ्रेम। अच्छा, शेप दिया है, रेक्टेंगुलर फ्रेम ही बनाना है, तो पॉसिबल फ्रेम आउट ऑफ द टोटल लेंथ, और वो जो पॉसिबल फ्रेम होगा वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम हमें तैयार करना है। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, तो हम एक लंबी सी स्ट्रिप ले लेते हैं और ये स्ट्रिप हम बोल देते हैं ये 40 सेंटीमीटर की लंबी सी स्ट्रिप है। अब देखो यहां पे हम एक काम करते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के दो टुकड़े तोड़ लेते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो देखो पहला केस क्या बन रहा है, तो पहला केस हम 2-2 सेंटीमीटर के दो टुकड़े काट लेते हैं। देखो टोटल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो इसी में से जो रेक्टेंगुलर फ्रेम बनेगा, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो पेरीमीटर होगा ना वो भी 40 सेंटीमीटर होगा। पहले तो ये समझो, जो भी रेक्टेंगुलर फ्रेम बनेगा उस रेक्टेंगुलर फ्रेम का जो पेरीमीटर होगा वो भी 40 सेंटीमीटर होगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है, क्योंकि इसी स्टेप को आपने बेंड करके एक फ्रेम बनाया है। तो यहां से अगर मैं बोलूं ABCD, तो पेरीमीटर जो है वो हमेशा 40 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो देखो हम एक 2 सेंटीमीटर के अगर दो टुकड़े तोड़ लेते हैं तो हम 4 सेंटीमीटर अलग कर चुके हैं, बाकी बचा अब 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर को हम 8-8 सेंटीमीटर में काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दो टुकड़े हमने और काट लिए। हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर ये होता है आपका
सॉरी यहाँ पे हमसे गलती हुई है, 40 में से अगर 4 जाएंगे तो 40 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे 36 बचेगा। अब 36 बचा है और 36 का हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ आया कि सर ये कैसे किया है तो इस चीज को ऐसे समझना कि मान लो मैंने एक फ्रेम लिया जिसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर मैंने ले ली, तो ये भी 18 होगा, इसके सामने वाली साइड भी 18 होगी। अब 18 प्लस 18 ये होता है 36 और 36 और ये जो बचा हुआ 4 सेंटीमीटर था उसमें से मैंने 2 इक्वल पार्ट काटे, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्यों सर इक्वल पार्ट क्यों काटे हैं? भैया रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना था ना, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर इसका मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करूंगा तो ये पेरीमीटर देखो 18 प्लस 2 20, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 20 इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमेशा 40 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो एक ये फ्रेम बन सकता है। और क्या क्या बन सकता है? तो ऐसे ही आपको सारे पॉसिबल चीजें लिखनी है। एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट, अगर मैं 4-4 सेंटीमीटर काट लेता हूं तो देखो 4-4 सेंटीमीटर अगर मैंने काट दिया तो मैंने टोटल 8 सेंटीमीटर का टुकड़ा अलग कर दिया। इसका मतलब अब मेरे पास 32 सेंटीमीटर बचा है। तो 32 सेंटीमीटर में से मैं अब जब उसके 2 पार्ट करूंगा तो ये 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं थर्ड एक और पॉसिबल तरीका देखूं जो रेक्टेंगुलर फ्रेम बन सकता है वो है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मान लो हम ले लेते हैं, 2 साइड हम ले लेते हैं 6-6 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर में काट चुका हूं, 40 में से 12 गया तो 40 में से जब 12 जाएगा तो यहां पे देखो आपका 40 में से ये आपका 12 गया तो ये बचा आपका 8 और ये 28। 28 के 2 पार्ट जब मैं करूंगा तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो एक पॉसिबल फ्रेम ये भी बन सकता है। और क्या पॉसिबल फ्रेम बन सकता है? तो पॉसिबल फ्रेम और जो नेक्स्ट बन सकता है वो आप ले लो 8-8 सेंटीमीटर का। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, 6-6 लिया था, अब हम 8 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े काट लेते हैं। तो जब 8-8 सेंटीमीटर काट दूंगा इसका मतलब मैंने 16 सेंटीमीटर काट दिया, तो 40 में से जब 16 गया तो ये 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 और 24 का आधा करूंगा तो ये 12 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं? तो बहुत सारे बनेंगे ऐसे, आप कितने भी रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 मैंने यहां पे जवाब दे दिए हैं, बाकी आप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहा है। मैंने क्या बताया, जो टोटल लेंथ दी है उस टोटल लेंथ में से आप कोई भी 2 टुकड़े अलग कर लो। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ पे 2-2 ले रहे हो, 4-4 ले रहे हो, 6-6 ले रहे हो, 8-8 ले रहे हो, 1-1-3-3 नहीं ले सकते क्या? तो आप 1-1-3-3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3-3 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर 3 सेंटीमीटर के मैं 2 टुकड़े काट देता हूं तो 3-3 सेंटीमीटर अपोजिट साइड कट गई, तो मतलब मैंने टोटल 6 सेंटीमीटर काट दिया। 40 में से अगर 6 गया यहां पर तो 40 में से 6 जाने पे ये बचेगा आपका 34। अब 34 को आपको 2 पार्ट्स में काटना है, तो 34 जब 2 पार्ट्स में कटेगा तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब ये 17 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर आएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्लियर है? ऑड नंबर्स के साथ भी, इवन नंबर्स के साथ भी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 35 मुझे लगता है स्कूल एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आगे आपको दिखेंगे कि टोटल लेंथ में से कैसे चीजों को काट के पेरीमीटर कैलकुलेट होता है। तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप थी पतली सी जिसको काटा था, तो उसके काट काट के टुकड़े आप फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेस ऑफ अ टेंट इज अ रेगुलर हेक्सागन। ये कह रहा है जो टेंट का बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस। अब
टेंट आपने देखा होगा, जो कैंप फायर या टेंट आर्मी वाले टेंट लगाते हैं, या कभी आप जंगल ट्रैकिंग पे जाएं या कभी गए हैं तो आपने वहां पे टेंट देखे होंगे, या तो कॉनिकल टेंट होते हैं या ऐसे कर्व्ड टेंट होते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट कैसे है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे इन्होंने हमें ये बोला है कि जो उस टेंट का बेस है, ठीक है, वो बेस का जो शेप है वो हेक्सागन है। तो हेक्सागन बेसिकली, हेक्सा वर्ड हम यूज करते हैं 6 पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो 6 साइड से मिलके जो एक क्लोज फिगर बनता है उसको हेक्सागन कहते हैं। और ये जो 6 साइड हैं ये रेगुलर है। रेगुलर है मतलब हर साइड इक्वल है, इंटरनल एंगल्स भी, जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो हेक्सागन देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 साइड का फिगर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो ये वाली साइड हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, चलिए ये इस तरीके से, तो 3 साइड ये हो गई, फिर 3 साइड ये बन सकती हैं, एकदम बन सकती है। तो इस तरीके से हम ये चीज बना सकते हैं। चलिए अब इसका कर देते हैं हम नामकरण। तो ये हो जाएगा A B C D E एंड F। और रेगुलर हेक्सागन बोला है, दैट मीन्स ईच साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये x सेंटीमीटर के बराबर है। यूनिट हमें क्या दिया है, तो यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है, पेरीमीटर सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हर साइड को हम सेंटीमीटर मानेंगे। ये भी x सेंटीमीटर होगा, ये भी x सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये भी x सेंटीमीटर होगा, ये भी x सेंटीमीटर होगा, ये भी x सेंटीमीटर होगा। तो ठीक है, अब इसका पेरीमीटर दिया है, तो गिवन क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन आपको गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। लेट ईच साइड is equals to x centimeter. Therefore, perimeter of hexagon is equals to, क्या हो जाएगा, तो इस केस में AB ऐड होगा BC से, BC ऐड होगा CD से, इस तरीके से सारा एडिशन हम करेंगे। फिर ये ऐड होगा DE से, फिर ये ऐड होगा EF से, फिर ये ऐड होगा FA से, ऐसे ही होगा। और AB की वैल्यू है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। 3 बार 6 टाइम्स x ऐड हो रहा है, मतलब x जो है वो 6 टाइम्स है। यहाँ पे 6 साइड है तो 6x है, 1 2 3 4 5 6। x से x जब ऐड होगा 6 टाइम्स तो ये हो जाएगा आपका 6x। और पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन आपको दिया है 60, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 60/6 और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो x की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर, जो आपको निकालना था, यही आपको बताना था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस। तो आंसर जो है वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, आंसर भी लिख देता हूं। फिर आप कहेंगे कि सर आंसर नहीं लिखा आपने। देखिएगा, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। और आंसर भी हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में देकर आना, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स। अच्छा, अब एक हॉल है, मतलब एक बड़ा सा हॉल है जहां एग्जीबिशन लगी है। एग्जीबिशन मतलब मैं किसी चीज को डिस्प्ले कर रहा हूं, हो सकता है मैं पेंटिंग को डिस्प्ले कर रहा हूं, हो सकता है मैं कोई खास चीज को वहां पे लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहा हूं। तो एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स मुझे दिए हुए हैं 24। ये क्या हुआ, हाँ 24 डिस्प्ले बोर्ड्स, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। तो ये कह रहा है कि हर एक बोर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 1 मीटर है। तो देखो, मेरे काम की जो जो चीजें हैं ना, मैं उनको अंडरलाइन करता जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं गिवन लिखूंगा तो गिवन में चीजें समझ आनी चाहिए बहुत अच्छे से।
देयर इज अ 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप। अब देखो, अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था और लेंथ हमें स्ट्रिप की दी थी 40 मीटर, पीछे ही अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया। तो यहां पे ये कह रहा है 100 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, विच इज यूज टू फ्रेम दिस बोर्ड, जिसको यूज किया गया है इन बोर्ड्स के, जो 24 डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, इनका आउटर फ्रेम बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मेनी बोर्ड्स विल बी फ्रेम्ड यूजिंग दिस स्ट्रिप। आप ये बताइए, मैं कितने बोर्ड्स को फ्रेम कर सकता हूं अगर मैं 100 मीटर स्ट्रिप का यूज करूं। ठीक है, अब फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग बोर्ड। अगर मान लो 24 बोर्ड में से 20 बोर्ड फ्रेम हो गए, ठीक है, 20 बोर्ड्स का मैंने आउटर बाउंड्री बना दी, 4 बोर्ड बच गए, तो बताइए इन 4 बोर्ड्स के लिए मुझे और कितनी स्ट्रिप की जरूरत है, ये आपका सवाल है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम बोर्ड बना लेते हैं, और बोर्ड क्योंकि रेक्टेंगल शेप का दिया है तो ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया, जहां पे आपको लेंथ दी है, जहां पे आपको ब्रेथ दी है। तो इस बोर्ड की जो लेंथ है वो आपको दी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये आपको लेंथ दी है, और जो ब्रेथ दी है वो दी है आपको 1 मीटर के बराबर। अब एक काम करो, सबसे पहला काम तो ये करो, या तो पूरे डायमेंशंस को आप मीटर में चेंज कर दो, या पूरे डायमेंशन को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, हेल्प हो जाएगी, इसमें आसानी होती है बहुत काम करने में। सारे यूनिट अगर एक जैसे दिखेंगे ना तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। तो यहां पे देखना, लेंथ क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब है 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर के बराबर। तो लेंथ फाइनली इस बोर्ड की निकल के आ रही है 150 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या मैं बोल सकता हूं, 1 मीटर क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इसको 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड के सारे डायमेंशंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में यहां पे अगर मैं लिख दूं, तो जो मुझे लेंथ दी है, ठीक है, अब मैं इस लेंथ को लिख सकता हूं, ये लेंथ मुझे दी है 150 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेथ मुझे दी है, ये ब्रेथ मुझे दी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में आपके सामने। अब आप क्या काम कर सकते हो, तो इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स। तो अब मैं यहां पे गिवन लिखता हूं। गिवन में मुझे क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, क्लियरली बोलिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड जो है ये इन्होंने मुझे दिए हैं 24। लेंथ ऑफ ईच डिस्प्ले बोर्ड, हर एक बोर्ड की जो लेंथ है वो सेम है। तो लेंथ ऑफ ईच डिस्प्ले बोर्ड इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां पे एक काम करो, यहां पे आप गिवन में क्लियरली लिखना, गिवन में उन्होंने दिया है मुझे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल होगा 150 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसे ही मैं यहां पे लिखूंगा ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ ईच डिस्प्ले बोर्ड, हर एक डिस्प्ले बोर्ड का जो ब्रेथ है ये हमें दिया है 1 मीटर, और 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी आ गया, जो गिवन है वो भी हमने लिख दिया। अब कितनी लंबी स्ट्रिप है, तो कितनी लंबी स्ट्रिप है, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप या लेंथ ऑफ स्ट्रिप यूज्ड टू फ्रेम बोर्ड इज इक्वल्स टू, ये हमें दिए 100 मीटर, और 100 मीटर का मतलब क्या है, तो 1 मीटर क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ऊपर के यूनिट सब सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और हम यहां बोल देंगे 100 मल्टीप्लाइड विथ 100 सेंटीमीटर।
और ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 10000 सेंटीमीटर। तो 10,000 सेंटीमीटर के बराबर ये लंबी एक स्ट्रिप है हमारे पास। ठीक है, अब इस स्ट्रिप में कितने बोर्ड पे हम फ्रेमिंग कर सकते हैं? तो क्यों ना हम एक काम करें, इसी के सामने हम पहले तो एक बोर्ड का पेरीमीटर निकाल लें। भाई जो भी स्ट्रिप लगेगी वो आउटर बाउंड्री पे लगेगी, तो आउटर बाउंड्री मतलब एक पेरीमीटर, एक बोर्ड का पेरीमीटर अगर मैं देखूं तो पेरीमीटर ऑफ वन बोर्ड, यहां पे देखिएगा पेरीमीटर ऑफ वन बोर्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 150 प्लस 100, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विथ 250, और 250 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 500 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ ऑफ दी वन बोर्ड। तो वन बोर्ड का ये लेंथ हमारा निकल आया 500 सेंटीमीटर, एक बोर्ड का पेरीमीटर निकल आया। ठीक है, और मेरे पास टोटल कितनी लेंथ की स्ट्रिप है? 10,000 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक बोर्ड का पेरीमीटर आ गया 500 सेंटीमीटर। अब देखो, एक बोर्ड 500 सेंटीमीटर, तो इसमें से मैं 500 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटूंगा, पूरे बोर्ड का फ्रेमिंग कर दूंगा। दूसरे बोर्ड के लिए 500 काटूंगा, तीसरे के लिए काटूंगा, चौथे के लिए काटूंगा। कब तक काट सकता हूं? कितने बोर्ड हैं? 24 बोर्ड हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ब्लैंक शीट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है ब्लैंक शीट। अब ब्लैंक शीट पे आप समझिएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड 24 हैं, एक बोर्ड का पेरीमीटर 500 सेंटीमीटर है। वन बोर्ड, मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज कर लेता हूं, वन बोर्ड इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर दिया है, तो इसका मतलब 24 बोर्ड्स का पेरीमीटर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड विथ 24। ठीक है, तो एक बोर्ड का पेरीमीटर इतना, 24 बोर्ड का इतना, तो 24 इंटू 500 अगर मैं करूंगा तो 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10, 11 12। ठीक है, 2 0 ये, तो 12,000 सेंटीमीटर ये टोटल 24 बोर्ड का पेरीमीटर हमें निकल के मिलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ 24 बोर्ड्स मैंने यहां पर कर लिया। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं सवाल पे। तो 10,000 सेंटीमीटर तो मात्र मेरे पास स्टेप है, मुझे एक्चुअली कितना करना है? तो मुझे करना है 5 इंटू 4 इज 20, 0 2, 5 इंटू 2 इज 10, 11 12, तो 12,000 सेंटीमीटर, और मेरे पास है 10,000, मतलब मेरे पास 2 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है, 2,000 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है। तो देखना 12,000 सेंटीमीटर 24 बोर्ड का है, तो मैं बोलूंगा टोटल लेंथ माइनस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बोर्ड, या पेरीमीटर ऑफ बोर्ड, एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ बोर्ड माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिप अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000 को, तो ये हमारे पास आएगा 2,000 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। तो ये रिक्वायर्ड कितनी है वो निकल के आ गया, तो रिक्वायर्ड स्ट्रिप तो मैंने निकाल ली। ठीक है, ये रिक्वायर्ड स्ट्रिप है कि बचे हुए बोर्ड्स के लिए मुझे 2,000 सेंटीमीटर कम पड़ जाएगा। और यही मुझसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा था। क्या पूछा था कि भाई फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग बोर्ड, रिमेनिंग बोर्ड के लिए कितनी बचेगी। तो 2,000 सेंटीमीटर मैं और खरीदूंगा, बाकी के बोर्ड्स को मैं कर सकता हूं। अब बात को समझना, यहां पे नंबर ऑफ बोर्ड्स की भी बात पूछी है कि जो मेरे पास 10,000 सेंटीमीटर का क्या आया था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप यूज्ड टू फ्रेम द बोर्ड इज 10,000 सेंटीमीटर। तो एक बोर्ड में लग रहा है 500 सेंटीमीटर। देखिएगा यूनिटरी मेथड का यूज करता हूं, वन बोर्ड में जो टोटल लेंथ लग रही है वो लग रही है 500 सेंटीमीटर। तो कितने बोर्ड में 10,000 सेंटीमीटर लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बोर्ड्स इज इक्वल्स टू
ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर, एक बोर्ड की लेंथ के बराबर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा जवाब आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से ये 100 कटा, तो 5 इंटू 2 इज 10 एंड 0, मतलब 20 बोर्ड्स पे मैं स्ट्रिप लगा सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स, तो नंबर ऑफ बोर्ड्स विच कैन बी कंप्लीटेड, तो नंबर ऑफ बोर्ड्स जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं वो 20 बोर्ड्स पे मैं जो स्ट्रिप मुझे दी है वो मैं लगा सकता हूं। कितनी और स्ट्रिप चाहिए होगी, तो 4 बोर्ड्स के लिए मुझे 2000 सेंटीमीटर की और रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को करना था सॉल्व। बोर्ड कर देता हूं क्लियर, और यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 37 को भी मैं कर देता हूं क्लियर। तो यहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 37 देखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है ये देखिए। द अबव क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द डिस्प्ले बोर्ड। अब इन द अबव क्वेश्चन का मतलब यहां पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 37 की ये बात कर रहे हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 37 में किया। बोर्ड वही है, सब कुछ क्वेश्चन वही है, उसी को एक टुकड़ा करके क्वेश्चन नंबर 38 बना दिया इन्होंने। क्या बोला है कि इन द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द डिस्प्ले बोर्ड्स। तो जितने भी डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उनको कवर करने के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। अब आप यहाँ पे समझना, जो कपड़ा था, मतलब जो बोर्ड था बेसिकली हमारा, वो बोर्ड एक रेक्टेंगुलर शेप का बोर्ड था, और इस बोर्ड को कवर करना है। तो कवर करना है इसका मतलब ये एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, तो कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें इस बोर्ड की लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रेथ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं पिछले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ क्या थी, अगर आप वो ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लेंथ थी वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर थी। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता तो या तो इसको सेंटीमीटर में करता या मीटर में करता। सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था 150 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर। तो यहां पर 1.5 मीटर ये आपका लेंथ जो है ये कंप्लीट तरीके से मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ब्रेथ जो है ये ऑलरेडी आपको 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेथ आपको 1 मीटर दिया है। अब एक बोर्ड को आप यहां पे समझना, 1 बोर्ड, एरिया ऑफ 1 बोर्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ 1 बोर्ड, और बोर्ड क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम यहां पे कहेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है ब्रेथ के साथ, और लेंथ जब ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई होगी इसका मतलब 1.5 मीटर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मीटर के साथ। तो यहां पर ये एक बोर्ड का एरिया निकल के आ रहा है, और वो आ रहा है कितना, तो 1.5 इंटू 1 विल गिव यू 1.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 बोर्ड, ये एरिया निकाला है, इस कारण मीटर स्क्वायर में हमारा यूनिट आया है। तो एरिया ऑफ 1 बोर्ड हमें निकल के मिल गया। अब इसके बाद हमारे पास टोटल कितने डिस्प्ले बोर्ड थे, तो हमारे पास टोटल 24 डिस्प्ले बोर्ड थे। देयरफॉर एरिया ऑफ 24 बोर्ड्स, अब क्योंकि 24 बोर्ड का निकालना, एक बोर्ड का एरिया पता है, 24 बोर्ड का कितना होगा, तो 24 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5, और ये टोटल जो वैल्यू आएगी ये मीटर स्क्वायर में आएगी। ये एरिया ऑफ 24 बोर्ड्स आ जाएगा, और उतना ही हमें कपड़ा चाहिए। तो ये देखिएगा हमें कितना चाहिए, तो 24 इंटू 1.5 करूंगा तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 में से डेसिमल अगर हटाओगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पढ़ा है, डेसिमल रिमूव करोगे तो अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, अब 24 इंटू 15 अगर मैं कर दूं तो 24 के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लो, ये रफ वर्क के अंदर सामने ही, तो 5 इंटू 4 20, 0 2 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10, 11 12 120, क्रॉस 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 360, 24 इंटू 15 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि नीचे आपका अपॉन में 10 है तो
तो मैं इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पे क्योंकि नीचे 10 है, एक 0 है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ 24 बोर्ड्स ये हमारा निकल के आ जाएगा, और ये निकल के आएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे जब मैं आऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 पे यही आपका सवाल था, और यहां से आप देखो, इन द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द डिस्प्ले बोर्ड। कितना कपड़ा चाहिए, तो देयरफॉर हम कहेंगे द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 24 boards is equals to, ये हमारा आंसर आया है 36 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, क्लियर है? तो ये आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इफ इट्स ब्रेथ इज 120 सेंटीमीटर। अब मैं मार्केट में गया, मैंने कपड़ा पता किया, तो जो कपड़ा मुझे मार्केट में मिल रहा था, अगर मैं ये वाला ड्राइंग क्लियर कर दूं, बोर्ड वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया था, चलो इसको हटा दो। अब जब मैं मार्केट में गया, तो मार्केट में मुझे पता चला जो कपड़ा मुझे मिल रहा है, उस कपड़े की लेंथ मुझे कितनी खरीदनी पड़ेगी अगर इस कपड़े की एक फिक्स ब्रेथ दी है, और फिक्स ब्रेथ दी है 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर का ये ब्रेथ का कपड़ा है, लेंथ मुझे कितनी परचेज करनी पड़ेगी, तो इसको मैं बोल देता हूं x सेंटीमीटर। लेकिन मेरा आंसर जो है, एरिया जो है वो 36 मीटर स्क्वायर है, एरिया जो है वो 36 मीटर स्क्वायर है, मीटर्स में आंसर है मेरा। तो आंसर क्योंकि मीटर में है, तो मुझे ये यूनिट भी मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इस केस में 120 सेंटीमीटर जो हमें दिया है, इस 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो 120 सेंटीमीटर को पहली बात तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, मेरा दिया हुआ जो चीज है यहाँ पे, जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। ये चीज क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर क्योंकि 1/100 मीटर के बराबर होता है, इस कारण 120 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 इंटू 120, और ये आ जाएगा 1.2 मीटर। तो ब्रेथ मुझे कितनी है पता, तो यहां पे हम लिख लेते हैं नाउ ब्रेथ ऑफ क्लॉथ। तो ब्रेथ ऑफ क्लॉथ हमें ऑलरेडी नोन है, वो दी है 1.2 मीटर, ठीक है। एंड टू फाइंड लेंथ, लेट लेंथ बी हम कहते हैं यहां पर y मीटर। मुझे ये लेंथ निकालनी है और मुझे नहीं पता, तो मैं उसको y मान लेता हूं। चलो अब बात को समझना, मेरे को एरिया पता चल गया है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ ब्लैंक शीट ले लूं तो मैं एरिया का फॉर्मूला जानता हूं। देखिएगा एरिया का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एज वी नो, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल क्यों लिया आपने? भाई क्लॉथ जो है ना, ये रेक्टेंगल शेप का है, इसकी कुछ लेंथ है जो हमें नहीं पता, और इसकी जो ब्रेथ है जो हमें पता है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ, यही होता है। अब लेंथ के साथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो कि एक क्लॉथ है, ठीक है, वो 36 मीटर स्क्वायर मुझे पता चल गया है। तो यहां मैं लिख दूंगा 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे लेंथ नहीं पता, लेंथ को मैंने y माना था, तो y के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेथ को, ब्रेथ है 1.2 मीटर। ये चीज समझ आ रही है? 1.2 मीटर, तो ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1.2 मीटर।
तो y निकालने के लिए y के साथ ये 1.2 मीटर जो है ये ट्रांसपोजिशन मेथड से इधर आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन 1.2। यहां पे मीटर है, यहां पे मीटर स्क्वायर है, यूनिट पे जरूर ध्यान देना। यहां पे मीटर स्क्वायर है, यहां पे मीटर है। इस एक m से यहां पे 2 m थे, एक m कट जाएगा तो एक m बचेगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36 मल्टीप्लाइड विथ 10 अपॉन 12 मीटर। सर ये 10 कहां से आया? 10 कहां से आया? क्योंकि 1.2 था, ये डेसिमल रिमूव किया, जब डेसिमल रिमूव होगा तो ऊपर 10 आएगा, क्योंकि 1.2 डेसिमल डिनोमिनेटर में था, इसलिए डेसिमल रिमूव करने पे 10 ऊपर आया। अगर डेसिमल ऊपर होता, डेसिमल रिमूव करता तो नीचे 10 आता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 12, 3 टाइम्स इज 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30, 3 इंटू 10 इज 30 मीटर। दैट मीन्स आंसर क्या आता? तो आंसर आता कि लेंथ ऑफ क्लोथ टू बी परचेज्ड, लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ हमें चाहिए? तो हमें चाहिए 30 मीटर की लेंथ। खत्म कहानी। तो ये यूनिट मीटर में निकाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आप लोगों ने देख लिया कैसे सॉल्व करना था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहां पे भी आ जाते हैं, बोर्ड को कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है ये देखिएगा। What is the length of the outer boundary of the park shown in figure 6.16? ये आपको सामने एक पार्क है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो ये एक पार्क है और फिगर दिया हुआ है। इस पार्क की लेंथ क्या है आउटर बाउंड्री की? तो आपको क्या पता करना था? लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क। तो यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज हमें जो पता करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ गिवन पार्क। जो पार्क आपको दिया है उसकी आउटर बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, उसकी आउटर बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम चालू करते हैं इस पॉइंट से। तो हम 200 मीटर को, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू, कितनी आएगी लेंथ? 200 मीटर प्लस ये 200 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 300 के बाद 80 ऐड हुआ, 80 के बाद अगेन 300, फिर 200, ये 200 ऐड हुआ और फिर 260 ऐड हो गया। तो ये 260 ऐड हो गया। इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, 500 प्लस 300 इज 800, 800 प्लस 200 इज 1000, तो 1000, 1000 और 200 इज 12, तो 1000, देखो 1000 यहां तक ऐड हो गया था, फिर 80 हमने एक छोड़ दिया था और 260 और ऐड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1260 प्लस 80, तो ये आपका हो जाएगा 1260 प्लस 80 और ये ऐड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी यूनिट प्लेस पे 0, 6 प्लस 6 इज 12, 13 14, 14 का 4 कैरी 1, 1340 मीटर। ये टोटल लेंथ ऑफ द पार्क आ गई, आउटर बाउंड्री आ गई है। ठीक है, और क्या निकालना है? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क शोन इन द फिगर 6.16। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था वो हमने सॉल्व कर लिया। What will be the total cost of fencing it at the rate of ₹20 per meter? अगर मुझे इस पूरी बाउंड्री की फेंसिंग करनी है, आ जाते हैं रेड पेन पे और हम आ जाते हैं यहाँ पे, सेकेंड पार्ट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये देखना। तो फेंसिंग का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें पता करना है एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। तो एट द रेट ऑफ ₹20, 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं चार्ज करता हूं हर मीटर का, पर वर्ड का मतलब होता है एवरी वन, पर का मतलब है हर एक मीटर का कॉस्ट अगर 20 रुपए होगा तो टोटल कितना मीटर था? टोटल था 1340। तो टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाइड विथ ₹20, ये आपको वैल्यू देगा
टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहां से निकल आएगी और ये हमारा निकलेगा, टोटल लेंथ है हमारी 1340, तो 1340 मल्टीप्लाइड विथ 20 आप कर दीजिए, बस ये आपको करना है। तो अमाउंट आ जाएगा रुपीज में, यहां पे आंसर रुपीज में आएगा। कितना आएगा? 2 4 टाइम्स इज 8, 2 3 टाइम्स इज 6, 2 1 टाइम्स इज 2 और 2 जीरो और हैं। तो ये जो 2 जीरो थे ये क्योंकि लास्ट में लगे थे, इन 2 जीरो को मैंने कुछ नहीं किया, ये बाद में लगाए हैं। और आपको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जीरोस दिए हैं, उन जीरोस को साइड अपार्ट करके 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आपको जो नेचुरल नंबर्स दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मैंने 134 के साथ मल्टीप्लाई किया, 268 आया। जो 2 जीरो में भूल चुका था वो 2 जीरो मैंने बाद में लगाए। तो इतना अमाउंट आ रहा है अगर मुझे इस पार्क में फेंसिंग लगानी है। ये मैंने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब आ जाते हैं और आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या दिया है? देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि इस पार्क के सेंटर में एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है। रेक्टेंगल फिगर दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया है और फ्लावर बेड का मतलब है एक ऐसा हमने एरिया लिया जहां पे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगाए, मतलब फूल ही फूल लगाए हुए हैं। तो इस पूरे पार्क के सेंटर में फूल लगाए हैं और इसका हमें 100 मीटर लेंथ दिया है, 80 मीटर ब्रेथ दिया है, ठीक है। तो यहां पे बोला देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर इस एक पर्टिकुलर एरिया को, इस जहां पे फ्लावर्स लगे हैं, अगर मुझे इसमें खाद डालनी है, मैन्योर करना है, मैन्योरिंग करनी है, मतलब इसकी गुड़ाई करनी है, एक वहां पे माली लगाना है जो प्रॉपर तरीके से पानी डाले, प्रॉपर तरीके से उसमें फूल लगाए, प्रॉपर तरीके से उसमें खाद डाले, तो उसको मैनेज करने का जो कॉस्ट है वो है ₹50 पर स्क्वायर मीटर। हर एक मीटर का, हर एक स्क्वायर मीटर का, ठीक है। अब क्योंकि वर्ड स्क्वायर मीटर यूज किया है तो ये बेसिकली एरिया दिया है, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर मीटर का हमें जो खर्चा आएगा वो आ रहा है ₹50। तो आप बताइए टोटल खर्चा कितना आएगा अगर इस फ्लावर बेड में हमें मैन्यूरिंग करनी है। तो एक काम करते हैं, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे अब चीज समझते हैं। तो देखो ये था हमारा रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड था जिसमें यहाँ पे हमें दिया था 100 मीटर, ठीक है। कितना दिया था? 100 मीटर और एक हमें ब्रेथ दी थी 80 मीटर। सबसे पहले क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग यहां पे हमें दी है ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये देखने के बाद समझ आता है कि मुझे इस एरिया का, मतलब इस फ्लावर बेड का एरिया निकालना जरूरी है। पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे कितने एरिया में खाद डालनी है, पानी डालना है, वो एरिया कितना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लावर बेड ये कितना है? तो ये हमारा आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 100 मल्टीप्लाइड विथ 80 और ये हमारा जवाब आएगा 8000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यूनिट मीटर में दी है तो एरिया जब निकालोगे तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखना, कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग ₹50 पर स्क्वायर मीटर, हर एक मीटर स्क्वायर का। तो एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ₹50 है, तो आप बताओ 8000 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। तो यहां पे आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। एक टॉफी ₹50 की, तो 8000 टॉफी कितने की? तो हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 से और ये अमाउंट निकल के आएगा। यूनिट चेंज भी हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो देखो 5 × 8 इज 40, तो
तो 5 इंटू 8 इज 40। कितने जीरो थे, तो हमने 4 जीरो छोड़ दिए थे, वो 4 जीरो हमने अब बाद में लिख दिए। तो 5 इंटू 8 इज 40 और 1 2 3 4 ये 4 जीरो बाद में लगाए, मतलब 4 लाख का खर्चा आएगा अगर मैं 8000 मीटर स्क्वायर फ्लावर बेड को खाद डालना चाहता हूँ। ठीक है, वहां पे खाद डालना है, पानी डालना है, किसी को काम देना है, तो वहां पे हमने 50 रुपए के हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तो ये हमारा 4 लाख रुपए निकल के आया। मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युअरिंग निकल के आ गया। क्लियर है, और यही हमारा आंसर है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। क्या था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 39। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, ये क्लियर है। तो ये था लेंथ, यहां पे मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ पार्क, इसको भी एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये भी इस क्वेश्चन का एक जवाब था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड, ये जो 26,800 आया था, ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आई थी। तो ये आई थी हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहां पे लिख देते हैं। तो ये आई थी हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, और फ्लावर बेड को मैन्युअरिंग करने का खर्चा हमसे पूछा था। तो देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन द सेंटर ऑफ द पार्क, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युअरिंग द फ्लावर बेड एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो कितना खर्चा आएगा, 4 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा पूरी चीज को समझ के अच्छे से। मैं कर देता हूँ यहाँ पे बोर्ड क्लियर। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया, यहाँ से भी हमने क्लियर कर दिया। आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क शोन इन द फिगर 6.17 इज ₹55,000। तो यहाँ पे इस पूरे पार्क में अगर मुझे फेंसिंग लगानी है मतलब अगर मुझे आउटर बाउंड्री बनानी है, तो ये आउटर बाउंड्री बनाने के लिए मुझे जो बाउंड्री बनानी थी, मुझे जो फेंस लगाना था, उसका खर्चा 55,000 आ रहा है। तो बताइए, जिस बंदे ने ये टोटल खर्चा बताया, उसने हर एक मीटर का, पर मीटर का कितना खर्चा बोला है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर के हिसाब से उसने कितना खर्चा बोला 1 मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमें जहां पे फेंसिंग लगानी है, जहां पे बाउंड्री बनानी है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो पहले बात तो इस फिगर का मुझे यह निकालना जरूरी है कि टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री कितनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, उसके बाद हमें गिवन जो है वो लिख देते हैं। तो हमें गिवन में था टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, तो ये हमें दिया था रुपीस कितना, 55,000, 55,000। ठीक है, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। तो ये तो गिवन था, फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मुझे कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। और पर मीटर, देखो पिछले क्वेश्चन में पर स्क्वायर मीटर था, पर स्क्वायर मीटर से समझ आ गया था एरिया कैलकुलेट करना है। यहां पे स्क्वायर वर्ड नहीं यूज किया, यहां पे पर मीटर बोला है। हर एक मीटर मतलब वो लेंथ की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहां पे हमें बेसिकली पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आ जाएगा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 270 प्लस 180, यहां से मैंने कहानी चालू की है। तो 270 प्लस 180 प्लस 120, ये नीचे दिया है 120, तो प्लस 120 प्लस फिर यहां पे ये दिए लेंथ मुझे 100 मीटर, तो ये 100 मीटर प्लस, और इसमें क्या प्लस हो रहा है, तो यहां पर 100 मीटर के बाद ऐड हो रहा है ये 150 मीटर। तो ये 150 प्लस और क्या ऐड हो रहा है, तो ये पूरी लेंथ 280 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 280 भी ऐड हो रहा है।
चलो ये ऐड करने पे कितना जवाब आ रहा है, तो ये ऐड करके हम जवाब दे देते हैं। देखो सबसे पहले आप करिए, देखिए सारे फिगर्स जो दिए वो जो यूनिट प्लेस गिनोगे, अगर मतलब आप डिजिट प्लेस गिनोगे तो सारे 3-3 डिजिट्स वाले नंबर लिखे हैं। इस मतलब इसका मतलब ये है कि यूनिट्स प्लेस, लास्ट जो आपका है वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। तो आप जब भी ऐसे ऐड करने के लिए आए ना तो सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस को ऐड कर दिया करो। तो देखो 200, 200 प्लस 100 300, 400, 500, 600, 800, तो यहाँ पे ये 800 ऐड हो गया, मैंने हंड्रेड्स प्लेस को ऐड कर दिया। उसके बाद 70 प्लस 70 140, और 140 प्लस 10 150, 150 प्लस 20 इज 170, 170 प्लस 30 इज 200, 200 प्लस 20 इज 220, और 220 प्लस 80, तो 220 प्लस 80 आपका हो जाएगा 300, और 800 प्लस 300, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। ठीक है, तो 8 प्लस 3 होता है 11, तो यहाँ पे 1100 इन सबको ऐड करने के बाद आएगा, और ये टोटल लेंथ निकली है मीटर में। तो मेरे पास बेसिकली पेरीमीटर ऑफ पार्क आ गया। मुझे ये पता चला कि मुझे जो फेंस लगाना है वो इस लेंथ का फेंस लगाना है, मतलब इस लेंथ तक पूरी फेंसिंग करनी है। अब 1 मीटर का खर्चा मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास क्या खर्चा है, मेरे पास 1100 मीटर का टोटल फेंसिंग का जो कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो दी है वो दी है ₹55,000। ठीक है, 55,000 रुपये 1100 मीटर में वो फेंसिंग करने वाला है। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो देखो 1100 मीटर में, ठीक है, जो फेंसिंग हो रही है उसका टोटल कॉस्ट मुझे नोन है, तो टोटल कॉस्ट क्योंकि मुझे नोन है ₹55,000, तो इससे मैं ये क्लियर हूं, मतलब ये निकाल सकता हूं कि 1 मीटर का खर्चा कितना है। 1 मीटर का खर्चा, 1100 मीटर का इतना खर्चा, तो 1 मीटर का कितना, तो ये 1100 55,000 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। यही है पर मीटर, 1 मीटर, तो इसको लिख के दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मीटर यहां लिख दिया है। ये आ जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे ये वाली वैल्यू m का साथ छोड़ेगी, तो ये वैल्यू 55,000 के नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी 1100। 2 0 से 2 0 ये कट गए, 11 से ये 55 कटा 5 टाइम्स, 1 0, तो 1 मीटर का खर्चा 50 रुपये ले रहा है। मतलब अगर वो 1 मीटर में फेंसिंग करेगा तो वो 50 रुपीज लेगा। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपने यहाँ देख लिया कि कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड करते हैं क्लियर, यहाँ से भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। तो यहाँ तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक, ये जो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये था आपका पार्ट 3। अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 4 को जरूर वॉच करें क्योंकि वहां पे आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्लियर है? तो यहां पे मैं बता देता हूं कैसे वॉच करना है। तो आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, गूगल राजा के पास जाके ये इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 को जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी टीचर्स जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा रही हैं अलग अलग क्लासेस की, वो सब दिखने लग जाएंगी। आपको मेरी फोटो को देखना है तो मेरी फोटो यहाँ पे आपको 3 जगह दिखेगी। एक 7th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाते हुए, 6th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ाते हुए और 10th क्लास। आपको वॉच करना है 6th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप मेरी फोटो पे यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक कंप्लीट अरेंज्ड फॉर्मेट में टॉपिक वाइज आपको दिखेगी। जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो। क्लिक करते ही वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर लो क्योंकि वीडियोस अब डेली आ रही हैं तो आप तक पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं 4th पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।